Hello everyone. I hope you all are good. So स्टार्ट करते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स। और देखा जाए तो फ्लूइड मैकेनिक्स में ओवरऑल ये कुछ टॉपिक्स हैं। आपको पता है फ्लूइड मैकेनिक्स में दो हैं, एक तो फ्लूइड स्टैटिक्स और फ्लूइड डायनामिक्स। अगर फ्लूइड स्टैटिक्स की बात करें तो वो शुरू होता है फ्लूइड के इंट्रोडक्शन से, प्रेशर से, और जो कि रैंडमनेस की वजह से अप्लाई होता है, और साथ में वेट की वजह से भी प्रेशर अप्लाई हो रहा होता है, जिसको हम रो जी एच कहते हैं, गॉज प्रेशर। इसके बाद आपको पता है कि पास्कल का लॉ है जो कि बताता है कि एवरी प्लेस पे सेम प्रेशर होगा अगर हम ग्रेविटी को इग्नोर कर दें तो। और उसके बाद देखें तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसकी वैल्यू निकालना, उसको मेज़र करने का तरीका, मर्करी बैरोमीटर, साथ में प्रेशर ड्यू टू वेट को समझना, और प्रेशर को निकालने के लिए एक डिवाइस यूट्यूब मैनोमीटर, उसके ऊपर भी काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। एक दो क्वेश्चन मतलब इम्पोर्टेंट हैं, आसानी है, उसके बेसिस पे आ जाते हैं। और साथ में आर्किमिडीज प्रिंसिपल और फ्लोटेशन के नियम समझना, बायंसी को समझना, और उसकी प्रॉपर क्वेश्चन और एग्जांपल को समझना, बोर्ड एंड स्टोन प्रॉब्लम, ये सब कुछ देखा जाए तो फ्लूइड स्टैटिक्स का पार्ट है। ऐसे ही फ्लूइड डायनामिक्स में अगर हम देखें तो टाइप्स ऑफ फ्लो की आप बात कर सकते हो, और स्ट्रीमलाइन फ्लो के अंदर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है, उसके बाद बर्नौलीज प्रिंसिपल हैं, उसके डिफरेंट एप्लीकेशन हो, चाहे स्पीड ऑफ फ्लक्स हो, चाहे वेंचुरीमीटर हो। साथ में अगर हम बर्नौलीज प्रिंसिपल के बाद देखें तो कहीं ना कहीं हमारे को विस्कोसिटी के टर्म समझने होते हैं, सॉरी एनर्जी समझना होता है, क्योंकि बर्नौली एनर्जी पे ही बेस्ड है। उसके बाद हम कहीं ना कहीं विस्कोसिटी पे आते हैं और स्टोक्स लॉ, ए ड्रैग को समझते हैं। उसके बाद हम एक टर्मिनल स्पीड निकालते हैं। इन सब को करने के बाद, विस्कोसिटी को समझने के बाद, टर्बुलेंसी की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हम क्रिटिकल वेलोसिटी एंड रेनॉल्ड्स नंबर को समझते हैं, जो कि हमारे को नेचर ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड को बताता है। इसके बाद आता है सरफेस टेंशन का पार्ट, जिसमें हम सरफेस टेंशन, सरफेस एनर्जी को पढ़ने के साथ साथ कर्व सरफेस के ऊपर एक्सेस प्रेशर देखते हैं, और एक्सेस प्रेशर इनसाइड वाटर बबल या फिर वाटर ड्रॉप निकालते हैं। और उसके बाद हम कैपिलरी एक्शन और एसेंट फार्मूला राइज ऑफ हाइट देखते हैं। तो ओवरऑल फ्लूइड मैकेनिक्स को देखा जाए तो 15 से 20 टॉपिक के आसपास वैरी करता है, जिसमें से आज हम चर्चा करेंगे फ्लूइड स्टैटिक्स की। मैं आपको बताऊंगा शॉर्ट में, बहुत डेप्थ में तो नहीं, लेकिन हाँ आपको समझ आ जाएगा, जिसमें हम लोग ये 7 to 8 टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, आई थिंक 7 टॉपिक्स को। तो आइए शुरू करते हैं। पार्ट 2 में मैं इसको कराऊंगा। सो आइए शुरू करते हैं पार्ट 1 फ्लूइड प्रेशर से। ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कहानी पास्कल्स लॉ के साथ। देखिए, आपको पता है सबसे पहले स्टार्टिंग पास्कल्स लॉ से होता है। पास्कल लॉ का मतलब, इन्होंने प्रेशर को रिगार्डिंग लेकर के बात बताई थी। कहीं ना कहीं आपको याद है कि जब भी किसी कंटेनर में किसी फ्लूइड को रखा जाता है तो वो फ्लूइड के पार्टिकल लगातार मोशन कर रहे होते हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी सॉलिड के रिस्पेक्टिवली ज़्यादा होती है। फ्लूइड का मतलब तो आपको पता ही है कि एनीथिंग विच फ्लोज इज कॉल्ड फ्लूइड, चाहे एयर है चाहे वाटर है, ऐसी कोई चीज़ जो फ्लो कर सकते हैं उसे फ्लूइड कहते थे। और उसके पार्टिकल में रेंडमनेस ज़्यादा होती है, तो जब भी किसी कंटेनर में रखते हैं तो उस कंटेनर के वॉल से वो हिट करता है और प्रेशर एक्सर्ट करता है। दिस इज कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेशर। तो पास्कल ने सबसे पहले ये बताया पास्कल ने ये बताया कि किसी भी कंटेनर का अगर प्रेशर देखें, वेट और ग्रेविटी को इग्नोर कर दो आप, रैंडमनेस की वजह से, कोलिजन की वजह से, जब भी वो किसी को हिट करता है तो इक्वल प्रेशर एक्सर्ट करता है, क्योंकि इसकी काइनेटिक एनर्जी कहीं ना कहीं इसके टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी। टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है, सब कुछ कांस्टेंट है, तो हर पार्टिकल के पास इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल होगी। तो हर पार्टिकल इक्वली ऑन एन एवरेज इक्वल स्पीड से हिट कर रहा होगा, यानी इक्वल प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होगा। तो पास्कल ने ही कहा था कि हर एक फ्लूइड का पार्टिकल या एवरी प्लेस के ऊपर अगर प्रेशर काउंट करें एक्सेप्ट ग्रेविटी, उसको हटा दो आप, तो प्रेशर हर जगह सेम लग रहा होता है। और साथ में उन्होंने ये भी बताया था कि अगर आप किसी पर्टिकुलर पोर्शन के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करते हो तो वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा चारों तरफ। सोचिए अगर इसके ऊपर आपने प्रेशर 10 पास्कल का लगाया तो ये अपने पड़ोसी को 10 पास्कल लगाएगा, इधर भी चारों तरफ 10 पास्कल होगा, यानी डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली होगा इन एवरी पॉसिबल डायरेक्शन। ये भी पास्कल ने कहा था कि जब भी किसी फ्लूइड के ऊपर, किसी पार्ट के ऊपर अगर प्रेशर एक्सर्ट किया जाए, देन दिस प्रेशर विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली इन ऑल यूनिफॉर्म डायरेक्शन। थोड़ा बहुत आपको याद है
क्योंकि ये रिवीजन क्लास है तो केवल शॉर्ट में बताऊंगा मैं। तो वैसे तो आपको पता है, लेकिन फिर भी मैं रिकॉल कर रहा हूँ कि एक तो फ्लूइड का प्रेशर हर जगह इक्वल होता है ग्रेविटेशनल फोर्सेस को इग्नोर करें तो, और दूसरा रेंडमनेस की वजह से, और दूसरा जब भी हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो इक्वली वो ऑल डायमेंशन में, ऑल डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसे कहते हैं पास्कल्स लॉ। इसकी बेसिस पे हमारे पास एक एप्लीकेशन था और उसे हाइड्रोलिक्स कहा करते थे। हाइड्रोलिक बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर इक्वल प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन है तो सपोज़ इस छोटे से एरिया में, बहुत स्मॉल एरिया में अगर एक छोटा सा फोर्स लगाओगे, लेकिन क्योंकि ये बहुत छोटी क्वांटिटीज़ हैं, या फिर एक बहुत छोटे से एरिया में थोड़ा बहुत इसके रिस्पेक्ट में बड़ा फोर्स लगाओगे, तो यहाँ जो प्रेशर डेवलप होगा सेम वही प्रेशर यहाँ आ जाएगा, सेम वही प्रेशर यहाँ। और अगर ये एरिया बड़ा होगा तो यहाँ का फोर्स भी बहुत बड़ा होगा, ताकि सेम रेशियो को मेंटेन कर सके। यानी F1/A1 ठीक बराबर होगा F2/A2 के। फिर से एक बार याद दिलाता हूँ, प्रेशर का फार्मूला आपको पता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, इसी को कहते हैं प्रेशर। क्या कहते हैं? फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर, और इसकी यूनिट बनती है न्यूटन मीटर स्क्वायर, और इसी को शॉर्ट में कहते हैं पास्कल। इन्हीं के नाम से इसकी यूनिट दी गई प्रेशर की। तो खैर, अगर आपने किसी फ्लूइड में एक जगह P प्रेशर अप्लाई किया है तो यहाँ भी P प्रेशर ही डिस्ट्रीब्यूट होता हुआ यहाँ पहुँचेगा। इसका मतलब ये है कि अगर एक छोटे से एरिया में एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फोर्स लगाऊंगा और उससे जो प्रेशर डेवलप होगा सेम प्रेशर यहाँ होगा। सपोज़ अगर किसी का एरिया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और उसके ऊपर फोर्स लगा दिया 10 न्यूटन का, सोचिए फोर्स लगा दिया 10 न्यूटन का, तो यहाँ का जो प्रेशर होगा वो होगा फोर्स बाई एरिया, यानी फोर्स है 10 न्यूटन और एरिया है 1/1। सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब होता है 1 सेंटीमीटर लेंथ और 1 सेंटीमीटर ब्रेड्थ। तो 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर को अगर मीटर में चेंज करें तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। देन ये 2020 ऊपर आएगा तो 10⁵ पास्कल आ जाएगा। यानी कि यहाँ का जो प्रेशर होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 10⁵ पास्कल। अभी क्या है, पास्कल लॉ के अकॉर्डिंग ये सेम प्रेशर यहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो यहाँ का भी प्रेशर कितना होना चाहिए? सेम प्रेशर होना चाहिए 10⁵ पास्कल। अभी क्या होगा, मान लिए यहाँ का एरिया A2 की वैल्यू है 1 मीटर स्क्वायर, तो आप क्या देखेंगे, क्योंकि आपको पता है कि प्रेशर का फार्मूला फोर्स अपॉन एरिया है, तो फोर्स का फार्मूला हो जाएगा प्रेशर इंटू एरिया, और क्योंकि प्रेशर 10⁵ था और एरिया 1 मीटर स्क्वायर था, तो यहाँ की फोर्स की वैल्यू हो जाएगी 10⁵ न्यूटन। अगर हम किलोग्राम के रिस्पेक्ट से देखें, तो अगर मान लिए यहाँ आपने एक लोड रखा है 1 kg का, तो ऑब्वियसली 1 kg mg की वैल्यू हो जाएगी 1 इंटू जी की वैल्यू 10 मान लो, तो 10 न्यूटन। यानी 1 kg 10 न्यूटन फोर्स अगर यहाँ एग्जर्ट करता है, और यहाँ आपने एक पिस्टन लगा दिया जिसके ऊपर चाहो आप लोड रख सको, तो 10⁵ न्यूटन के लोड को बैलेंस कर सकते हो आप यहाँ से। 10⁵ न्यूटन को अगर मैं मास इक्विवेलेंट लूँ तो F/g हो जाएगा, क्योंकि फोर्स का फार्मूला mg होता है, तो 10⁵/10 का मतलब 10⁴ किलोग्राम, और 10⁴ किलोग्राम का मतलब है 10,000 kg। यानी कि अगर आपने इधर 1 kg रख दिया तो दैट 1 kg कैन बैलेंस 10,000 kg। 1 kg से ज़्यादा किया तो ये 10,000 kg लिफ्ट हो सकता है। इस प्रिंसिपल को हमने पढ़ा हुआ था। ये हाइड्रोलिक है, बड़ी बड़ी कार या हेवी मशीन्स को इससे लिफ्ट किया जाता है। आज के डेट में काफ़ी पॉपुलर मैकेनिज़्म है। इसमें प्रेशर इक्विवेलेंस का कॉन्सेप्ट लगता है, इसमें पास्कल लॉ लगता है। आई होप कि आपको ये फर्स्ट लॉ फ्लूइड्स के रिगार्डिंग हाइड्रोस्टैटिक के अंदर आपको पता लगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको फ्लूइड स्टैटिक्स में ये वाला पार्ट क्लियर हुआ कि आखिर ये क्या है। इसके बेसिस पे बैलेंसिंग में आएगा तो आप बहुत आसानी से इसको कर लेंगे। सो टॉपिक 1 करने के बाद नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स टॉपिक 2 विच इज़ प्रेशर ड्यू टू वेट। समझिए, यानी पास्कल लॉ में अल्टीमेटली सिर्फ इक्विवेलेंस का कॉन्सेप्ट था और ट्रांसमिशन इक्विवेलेंस का कॉन्सेप्ट था, और कहीं ना कहीं रैंडमनेस की वजह से लगने वाले प्रेशर की बात हो रही थी। अभी हम वेट की वजह से बात करते हैं। तो आपने इसको भी थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है कि जब भी किसी कंटेनर के अंदर फ्लूइड भरा हो
तो फ्लूइड के अंदर जो लिक्विड कॉलम्स होते हैं, हर जगह लिक्विड है, यहाँ भी लिक्विड है, पूरा लिक्विड भरा हुआ, किसी भी एक इमेजिनरी पार्ट को मैं लिक्विड कॉलम मान लेता हूँ। ये पार्ट का भी सर्टेन एक मास होगा। तो इस एरिया में जहाँ ये है अपने सिबलिंग्स, भाई बहन, पानी के ऊपर ही, क्या ये एक प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होगा? और प्रेशर का फार्मूला ऑब्वियसली फोर्स का फार्मूला mg होता है। अगर देखा जाए तो अपना वेट पुट अप कर रहा होगा। और आपको पता है कि इसके वेट की वजह से एक प्रेशर भी लग रहा होगा, जिसको आप कह सकते हैं mg/a। अब मास को आप चेंज कर सकते हो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम में, क्योंकि डेंसिटी का फार्मूला मास बाई वॉल्यूम हमने पढ़ा हुआ है, मास बाई वॉल्यूम। तो मास का फार्मूला हो जाएगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इनटू g/a। और आपने पढ़ा हुआ था कि वॉल्यूम को आप लिख सकते हो एरिया इनटू हाइट इनटू g/a। a से a सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो प्रेशर ड्यू टू वेट ऑफ लिक्विड कॉलम का जो फार्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा ρgh। बड़ा पॉपुलर फार्मूला है और आपको पहले से याद है कि प्रेशर का फार्मूला ρgh है। पूरे फ्लूइड्स में ρgh इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, जिसको आपको ऑलवेज ध्यान रखना है। इस ρgh को आप गॉज प्रेशर भी कहते हो। देखो एक बात समझिए, ऊपर से यहाँ एटमॉस्फेरिक पार्टिकल भी हैं, वो भी इसको हिट कर रहे होंगे। तो एटमॉस्फेरिक पार्टिकल की वजह से भी एक प्रेशर आ रहा होगा। अभी हम उसकी चर्चा करेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। उसकी वैल्यू आप जानते हो 1 atm होता है, 1.013 × 10⁵। लेकिन उसके साथ साथ इसके कॉलम की वजह से जो प्रेशर लग रहा है एक्स्ट्रा वाला, इसको गॉज प्रेशर कहते हैं, जिसका फार्मूला होता है ρgh। और कमाल की बात यह है कि इसकी डेंसिटी रो है, कांस्टेंट है, जी की वैल्यू भी फिक्स्ड है, यानी प्रेशर सिर्फ हाइट पे डिपेंड करता है। आपने जब पढ़ा था स्टार्टिंग में तो हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स पढ़े थे, का मतलब अगर कोई लिक्विड ऐसे है और ऐसे ब्रॉड एरिया में रखा हुआ है, अगर सेम हाइट है तो बेशक एक का एरिया कम हो, एक का एवरेज हो और एक का बहुत ज़्यादा हो, हर तीनों ही लिक्विड कॉलम के ऊपर सेम प्रेशर लगेगा। अगर इनकी हाइट सेम है तो, यानी डेप्थ सेम है तो, या हाइट का सेंस डेप्थ से है, अगर ये वाली हाइट की बात करें तो, यानी ये वाली डेप्थ की बात करें तो यानी फ्लूइड प्रेशर हाइट पर डिपेंड करता है और गॉज प्रेशर कहीं ना कहीं ρgh है। हालांकि यहाँ अगर आपसे एब्सोल्यूट प्रेशर पूछा जाए, का मतलब टोटल प्रेशर पूछा जाए, तो आप कह सकते हैं कि P एटमॉस्फेरिक प्रेशर और प्लस ρgh। दिस विल द नेट प्रेशर, ये दैट मीन टोटल प्रेशर ओवर द फ्लूइड या एट एनी प्लेस इनसाइड द फ्लूइड की बात अगर हम करें तो ये प्रेशर ड्यू टू वेट है। जब भी किसी लिक्विड की बात होगी तो ρgh फार्मूला आप ध्यान रखेंगे, उस लिक्विड की डेंसिटी, उसका जी, और वो कितनी डेप्थ में है ये हम फाइंड आउट करेंगे। तो ये तो रहा प्रेशर ड्यू टू वेट। अब बातचीत करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर की और उससे जुड़ा हुआ एक डिवाइस मर्करी बैरोमीटर, और नॉर्मल प्रेशर निकालने का क्या तरीका है वो उसके बेसिस पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो आइए आगे बढ़ते हैं इसके बाद। बात करेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। आपको पता है कि जब भी हम कहीं भी सरफेस के ऊपर खड़े हैं तो चारों तरफ एयर है और वो एयर लगातार हिट करता है, तो उसकी रैंडमनेस की वजह से एक नेचुरल प्रेशर हमारे ऊपर लगा हुआ है। इसको कैलकुलेट करने के लिए हमने एक सेटअप तैयार किया था जिसको हम लोग कहते थे मर्करी बैरोमीटर। इसके अंदर मर्करी फिल किया। मर्करी लेने की कई सारी वजह होती हैं कि जब भी प्रेशर की वजह से अप एंड डाउन होना हो तो ये मर्करी इस कंटेनर से कम चिपकेगा, क्योंकि मर्करी की कोहेसिव फोर्स बहुत ज़्यादा होती है खुद से खुद में, लेकिन एडहेसिव कम होने की वजह से वो कंटेनर से कम चिपकता है। तो वो राइज़ या अप और डाउन जाने में उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, शिफ्ट होने में दिक्कत नहीं है। तो आपने एक रिवर्स टेस्ट ट्यूब को यहाँ डाल दिया और एक बहुत ही पतली सी ट्यूब यहाँ डाल दी, और इसके अंदर वाला रीजन वैक्यूम है और इसको आपने पैक कर दिया। अभी आपने इस कंटेनर को पैक कर दिया, कोई एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं है, यहाँ से एयर बाहर निकाल दिया। जब आपने इन सब एयर को बाहर निकाला तो अभी यहाँ इक्वल बैलेंस हो रखा होगा, इसके अंदर भी कुछ मर्करी अवेलेबल होगा। अब सडन क्या होता है कि आपने इस कंटेनर को बाहर कर दिया, जैसे ही आपने इसको बाहर निकाला, इसको ओपन कर दिया, तो यहाँ से एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगना शुरू होगा। जैसे ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगना शुरू होगा तो यहाँ से लिक्विड राइज होना शुरू होगा। ऐसा क्यों, सोचिए, क्योंकि यहाँ अंदर तो एयर भरा नहीं था, एयर तो यहाँ भरा है, ये एयर इसको हिट कर रहा है, हिट करने की वजह से इन पॉइंट्स के ऊपर एक प्रेशर लग रहा है। तो अगर इन पॉइंट्स के ऊपर सेम प्रेशर लग रहा होगा
तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में इस हाइट के ऊपर आपको पता है वैसे भी प्रेशर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट होता है, साथ में वेट की वजह से भी हमने देख लिया रो जी एच, यानी सेम हाइट का मतलब सेम प्रेशर, ये भी हमने कर लिया। तो अगर ये सेम डेप्थ में है, सेम पोजीशन पे हैं, तो यहाँ और यहाँ का प्रेशर सेम होना चाहिए। अब यहाँ तो एटमॉस्फेयर लगा रहा है, तो यहाँ कौन लगाएगा? तो ऑब्वियसली लिक्विड ऊपर की तरफ राइज होगा, और ये तब तक राइज होगा जब तक इतने लिक्विड कॉलम के वेट की वजह से प्रेशर यहाँ इनके प्रेशर के बराबर ना हो जाए। तो हमने ये देखा कि जब इसको हटाया तो ये जो राइज हुआ मर्करी का, ये राइज 76 सेंटीमीटर का हुआ, यानी कि 760 का हुआ। ये एटमॉस्फेयर की वजह से होने वाली मर्करी के लेवल में राइज की बात मैं कर रहा हूँ। तो अभी क्या है कि ये अगर इतने लेवल में राइज हुआ तो फिर हमने क्या किया कि प्रेशर का फार्मूला आप जानते हो रो एम जी एच, यानी कि इस लिक्विड कॉलम के वेट की वजह से जितना प्रेशर लगा उसको इससे कैलकुलेट किया जा सकता है। 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल इसकी वैल्यू आती है। और क्योंकि ये इस एटमॉस्फेयर को बैलेंस कर रहा है तो हमने इसी अमाउंट का नाम रख दिया 1 ATM। और ये पता लगा हमें कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर की प्रैक्टिकल वैल्यू कितनी है और वो किसको बैलेंस कर रहा है। तो ये मर्करी बैरोमीटर है और ये इसकी वैल्यू है जो कि पैसिवली हमने मर्करी के वेट मतलब लिक्विड कॉलम के वेट्स की हेल्प से कैलकुलेट किया हुआ है। तो आई होप हमको मर्करी बैरोमीटर समझ आया, आपको कैसे ये कैलकुलेट किया गया वो समझ आया, और इसका फार्मूला वापस से रिकॉल हुआ। तो यहाँ भी हाइट वाला सेंस है। तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर और उससे रिलेटेड टर्म्स हैं। हालांकि कई जगह किसी किसी क्वेश्चन में ज़रूरी नहीं कि आपको इसकी ये वाली वैल्यू दी जाए, हो सकता है आपको 1 ATM दे दिया जाए, या हो सकता है आपको हाइट के रिस्पेक्ट में दिया जाए कि मर्करी का लेवल 76 सेंटीमीटर ना हो कि 50 सेंटीमीटर है किसी प्लेस का, तो वहाँ की मर्करी राइज बताइए, वहाँ का प्रेशर बताइए। तो आप हाइट में जितना भी दिया हो, अगर 50 सेंटीमीटर दिया है तो 50 सेंटीमीटर प्लेस करके आप फिर पास्कल में उसको निकालेंगे। तो डेंसिटी रो ऑफ मर्करी हमें पता होती है 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। क्वेश्चन में हालांकि डेंसिटी गिवन होगा और जी की वैल्यू हमें पता ही है, और एच जो भी यहाँ से निकला है उसको पुट करके हमने ये निकाला है। तो आई होप कि मर्करी बैरोमीटर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में आपको डिटेल में पता लगी बात। अब हम बात करेंगे कि अगर किसी गैस के अंदर कितना प्रेशर है, नेचुरल मतलब कितना प्रेशर वो एग्जर्ट कर रहा है, उसको कैसे निकालते हैं, और उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी आते हैं। तो आइए करते हैं यूट्यूब मैनोमीटर की बात करते हैं। यूट्यूब मैनोमीटर की बात करते हैं। और जैसा मैंने आपसे बताया कि यूट्यूब मैनोमीटर होता है किसी भी गैस की प्रेशर निकालने के लिए। उसमें क्या है, मान लिया आपके पास ये एक यूट्यूब है और इसके अंदर आपने मर्करी फिल किया हुआ है और इस यूट्यूब को ऐसे कनेक्ट कर दिया। अब आपने क्या किया कि इसको आगे एक दूसरे कंटेनर से कनेक्ट कर दिया जिसके अंदर आपने गैस भरा हुआ है। यहाँ कोई गैस है, इसकी प्रेशर निकालनी है आपको। इसके अंदर आपने मर्करी फिल किया हुआ है और मर्करी फिल करने की वजह मैंने आपको बता रखी है। तो अभी क्या है, जैसे ये गैस है, अब ये गैस यहाँ से प्रेशर एग्जर्ट करेगा। जैसे ये प्रेशर एग्जर्ट करेगा, इट माइट पॉसिबल कि प्रेशर इतना ज़्यादा है जिसकी वजह से ये नीचे डाउन शिफ्ट हो जाए और ये ऊपर की तरफ मर्करी का लेवल राइज हो जाए। अभी मान लेते हैं कि यहाँ दूसरी तरफ से ये मर्करी H हाइट तक राइज कर गया। अब ध्यान से समझिए, इधर से लगा हुआ है गैस प्रेशर PG, इस गैस ने यहाँ क्या लगाया हुआ है, प्रेशर, और इस प्रेशर की वजह से ये राइज हुआ। अब जब ये इक्विलिब्रियम आ जाएगा उस वक्त इस हाइट का प्रेशर इस हाइट का प्रेशर बिल्कुल बराबर होगा। इसका नाम A और इसका नाम B रखते हैं। यहाँ जो प्रेशर लगा है वो दो चीज़ों की वजह से, एक तो यहाँ से प्रेशर एटमॉस्फेरिक और प्लस इस लिक्विड कॉलम का वेट जिसको आप कह सकते हैं रो ऑफ मर्करी G और H, इतना, इन दोनों का सम यहाँ लगा हुआ है, गैस का प्रेशर यहाँ लगा हुआ है। और इक्विलिब्रियम में सेम हाइट पे सेम प्रेशर होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ का प्रेशर यहाँ के प्रेशर के ठीक बराबर है, यानी कि प्रेशर ऑफ A प्रेशर ऑफ B के बराबर होना चाहिए। प्रेशर ऑफ A है प्रेशर ऑफ गैस और प्रेशर ऑफ B है रो ऑफ मर्करी इंटू G इंटू H और प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर।
इस तरीके से आप निकालते हैं। तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन आता है, इसे सिर्फ हाइट दे देते हैं और बताते हैं कि इस गैस का प्रेशर बताइए। तो आपको हाइट से और उसकी डेंसिटी गिवन होगी, या हो सकता है आर डी गिवन हो, रिलेटिव डेंसिटी। तो आपको रिलेटिव डेंसिटी यूज़ करना है, और अभी मैं रिलेटिव डेंसिटी भी आपको याद दिला देता हूँ अगर आपको ध्यान नहीं हो तो। सो रो mgh यानी प्रेशर, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू आपको पता ही है 1.013 × 10⁵। इस तरीके से आप गैस का प्रेशर निकाल लेंगे। कई बार क्या होता है, ये तो कंडीशन नंबर 1 है, केस नंबर 1। इसमें केस नंबर 2 भी आपसे पूछा जाता है। इसी सेम सिचुएशन में केस नंबर अगर 2 की बात करें तो इसमें क्या होगा, इसी गैस में यहाँ से अगर आप देखोगे कई बार सिचुएशन थोड़ी रिवर्स कर जाती है। लाइक रिवर्स कैसे, कि मर्करी का लेवल यहाँ से जब आपने इस गैस को फिल किया, बिफोर फिलिंग दैट पार्ट, आपको पता है बिफोर फिलिंग तो इनका हाइट लेवल सेम ही होगा, लेकिन जैसे ही आपने यहाँ गैस फिल किया गैस, तो क्या देखा, इधर से लेवल डाउन हो गया। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा कब होगा वो सुनिए। मान लीजिए ये आपने हटा दिया, तो एटमॉस्फेरिक यहाँ से और एटमॉस्फेरिक यहाँ से दोनों तरफ इक्वल प्रेशर है, तो इक्वल हाइट पे रहेगा। यहाँ से क्या है, गैस यहाँ से और एटमॉस्फेयर यहाँ से। अगर ये गैस का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से वीक है, कम है, तो फिर क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगी ज़्यादा। पहले जब तक ये खुला था तब तक तो इधर से एटीएम आ रहा था, एटीएम बैलेंस था, लेकिन जैसे ही यहाँ से आपने खुला है और इधर से क्लोज़ किया और इसकी जगह गैस, दूसरी गैस भी डाल दी, तो अभी क्या होगा, गैस भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर प्रेशर एग्जर्ट नहीं कर पा रहा है। ऐसी सिचुएशन में इधर का प्रेशर होगा कम और इधर का प्रेशर होगा ज़्यादा। तो अभी मान लेते हैं यहाँ से यहाँ इस तरफ हाइट h है, तो इधर से गैस लगा हुआ है, प्रेशर ऑफ गैस यहाँ से, साथ में इतने लिक्विड कॉलम का वेट जिसको हम कह रहे हैं रो mgh, और वो ठीक बराबर होगा किस चीज़ के, p एटमॉस्फेयर के। नहीं, यहाँ एटमॉस्फेयर लगा रहा है और इसी सेम हाइट पे इतना लिक्विड कॉलम अपना वेट पुटअप कर रहा है, साथ में गैस भी पुटअप कर रहा है। तो ऐसे में प्रेशर ऑफ गैस कितना हो जाएगा, तो आंसर इज पी एटीएम माइनस रो mgh। इसमें माइनस करना पड़ेगा आपको गैस की प्रेशर निकालने के लिए। ये सिंपल सा फंडा है। तो सिचुएशन नंबर 1 पूछी जाए या सिचुएशन नंबर 2, और गैस का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा है तो दूसरी तरफ से राइज होगा, और अगर कम है तो पहली तरफ से राइज होगा। दीज आर द 2 डिफरेंट सीन्स जो आपको करना है। तो आई होप कि आपको यूट्यूब मैनोमीटर प्रॉपर क्लियर हुआ, और बड़े सिंपल से क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, इन्हीं दोनों फार्मूलाज का यूज़ करके निकालना है। अब मैं थोड़ी डेंसिटी और आरडी आपको एक बार रिकॉल कर देता हूँ, क्योंकि उनका काफ़ी इस चैप्टर में काम आता है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं लास्ट कंटेंट, फ्लूइड स्टैटिक के लास्ट कंटेंट के ऊपर, और वो है पहले तो मैं थोड़ा डेंसिटी एंड आरडी के बारे में आपको बता दूं कि डेंसिटी क्या है और रिलेटिव डेंसिटी क्या है, और इसके बाद हम लोग आर्किमिडीज प्रिंसिपल कर लेते हैं और फ्लूइड स्टैटिक्स हो जाएगा ख़त्म। फिर हम फ्लूइड डायनामिक्स की तरफ बढ़ सकते हैं, यानी फ्लो ऑफ फ्लूइड की बात करेंगे। आपको पता है डेंसिटी का फार्मूला होता है मास बाई वॉल्यूम, यही हो आप सबको पता है। और डेंसिटी ऑफ वाटर की बात करें तो वो होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एट 4 डिग्री सेल्सियस। सबसे ज़्यादा वाटर अवेलेबल है। तो ग्राम में देखें तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और किलोग्राम में देखें तो 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। दिस इज डेंसिटी ऑफ वाटर। आई होप कि हम सबको पता है। अब किसी भी सब्सटेंस का वाटर के रिस्पेक्ट में कंपेयर करना ही आरडी कहलाता है। इसी को स्पेसिफिक ग्रेविटी भी कहते हैं। तो आरडी यानी कि स्पेसिफिक ग्रेविटी कहने के पीछे लॉजिक ये है, मतलब का मतलब ये है आरडी का, कि किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी का डेंसिटी ऑफ वाटर से कंपेयर करना, ये है आरडी। ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स में फ्लूइड की आरडी गिवन होगी, इसलिए ऐसा करते हैं ताकि आप वाटर के साथ निकाल सको। मान लिया एग्जाम्पल के लिए किसी के आरडी दे रखी है 5, तो डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना होगा, तो डेंसिटी ऑफ वाटर इससे मल्टीप्लाई होगा, तो आरडी इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर। आरडी की वैल्यू अगर 5 है तो 5 इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर। अब ये आपकी चॉइस है, और न्यूमेरिकल में गिवन इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे, जैसे अगर सारे इन्फॉर्मेशंस न्यूमेरिकल में ग्राम में दे रखा है, सेंटीमीटर में दे रखा है,
तो डेंसिटी ऑफ वाटर भी ग्राम में ले लो, जिसकी वैल्यू है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी हो जाएगा 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। हाँ, अगर वही न्यूमेरिकल में किलोग्राम या फिर मीटर में रिलेवेंट इंफॉर्मेशंस है तो आप फिर यहाँ 1000 पुट करेंगे और देन यूल डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी इक्वल्स टू 5000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो आरडी का यही फ़ायदा है कि आरडी में आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग डेंसिटी ऑफ वाटर पुट करो, अपनी चॉइस की यूनिट ले करके, जैसा कि ज़रूरत है आपको उस हिसाब से। तो ओवरऑल ये है कि रिलेटिव डेंसिटी का ये कॉन्सेप्ट है जिसको हमें ध्यान रखना है। तो रिलेटिव डेंसिटी को और भी तरीक़ों से हम समझ सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग आर्किमिडीज़ प्रिंसिपल को याद करें। आर्किमिडीज़ प्रिंसिपल में आप सबको शायद याद है कि आर्किमिडीज़ प्रिंसिपल ये कहता है कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट को, याद दिला देता हूँ मैं आपको, जब भी किसी ऑब्जेक्ट को किसी फ्लूइड के अंदर फुल्ली या फिर पार्शली इमर्ज किया जाए तो वो एक अपथ्रस्ट फोर्स एक्सपीरियंस करता है, बाइंड फोर्स जिसे कहते हैं। और ये जो अपथ्रस्ट फोर्स है, अपथ्रस्ट फोर्स या फिर इसी को बाइंड फोर्स भी कहते हैं, ये वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड के बराबर होता है। वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। फिर से समझिए, मान लिया कि जब कोई ऑब्जेक्ट पानी के अंदर जाएगा तो उसका जितना वॉल्यूम पानी के अंदर जाएगा उतने वॉल्यूम का पानी बाहर आ जाएगा। बाहर आने का मतलब हो सकता है बाहर भी गिर जाए या हो सकता है साइड में हट जाए। डिस्प्लेस करने का सिर्फ इतना मतलब है कि वो अपनी जगह छोड़ दे। अब वो बाहर यहाँ आ गया, लेवल राइज हुआ, या फिर यहाँ से बाहर गिर गया, डजंट मैटर। मैटर ये करता है कि बस डिस्प्लेस हो जाना चाहिए। उस डिस्प्लेस जितने अमाउंट का उसने डिस्प्लेस करा है, जितने भी अमाउंट का, उसका आप वेट मेज़र कर लीजिए। जैसे इस कंटेनर को यहाँ तक रखिए और जो बाहर गिर रहा है उसको बाहर निकालिए, उसका वेट मेज़र करिए। अगर वो 2 किलो है जो डिस्प्लेस है या फिर 1 किलोग्राम है तो इसके ऊपर फोर्स भी 1 किलोग्राम kgWT के बराबर का लगेगा। यानी अगर उसका वेट 10 न्यूटन का है तो उसके ऊपर 10 न्यूटन, 20 न्यूटन का वेट है तो 20 न्यूटन। डजंट मैटर कि इसका खुद का वेट कितना है, नहीं। हाँ, अगर इसका खुद का वेट 100 न्यूटन है और इसके ऊपर बाइंड फोर्स लग गया 20 न्यूटन का, तो अभी इफेक्टिव वेट कितना बचेगा? तो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस बाइंड फोर्स। वेट ऑफ ऑब्जेक्ट है 100 और बाइंड फोर्स है 20, तो ऑब्वियसली 80 न्यूटन का फोर्स लगेगा। यानी इसको आप लिख सकते हैं 8 kgWT, यानी 8 किलोग्राम के बराबर रहेगा। अगर किसी स्प्रिंग बैलेंस से इसको लटकाएं तो स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग 8 किलोग्राम आएगी। एक बार फिर समझाता हूँ। जब भी किसी ऑब्जेक्ट को फुल्ली और पार्शली इमर्ज करेंगे, वेन एवर एनी ऑब्जेक्ट गेट फुल्ली और पार्शली इमर्ज इनसाइड फ्लूइड, इट एक्सपीरियंस वन अपथ्रस्ट फोर्स also called band force, and that force will be equal to the weight loss of that object, the first thing, or in other word you can say that this will be equals to the weight of displaced fluid या displaced water। जितना डिस्प्लेस हुआ है उसके वेट के बराबर का बाइंड फोर्स लगेगा। तो आई होप कि आपको आर्किमिडीज प्रिंसिपल पता लगा। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आर्किमिडीज प्रिंसिपल, इफेक्टिव वेट भी निकालने के लिए और साथ में देखा जाए तो कैलकुलेशंस करने के लिए कि किसी फ्लूइड की डेंसिटी कितनी है, किसी मेटल में प्योरिटी है या नहीं है, कोई सॉल्यूशन प्योर है या नहीं है। इसके अलावा फ्लोटेशन के जितने भी लॉज हैं वो सब आर्किमिडीज प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड हैं। तो उसी की हम चर्चा करें। तो एक दो एग्जाम्पल के साथ मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए आर्किमिडीज पे। मान लेते हैं कि ये एक ऑब्जेक्ट है और इसका कुछ वेट है और ये इसका वेट ऑब्वियसली लग रहा होगा नीचे की तरफ, आपको पता है। और मान लेते हैं नीचे की तरफ इसका mg लगा हुआ है। अब क्योंकि ये पूरा का पूरा अंदर है तो कुछ लिक्विड को डिस्प्लेस कर रहा होगा। मान लीजिए यहाँ एक लिक्विड है जिसकी डेंसिटी ρl है और इसके डिस्प्लेस करने की वजह से इसके ऊपर बाइंड फोर्स लगा हुआ है। तो जो सबसे फर्स्ट थिंग है वो है इफेक्टिव वेट और उसका फार्मूला है W' माइनस वेट ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड इंटू जी। DL का मतलब है डिस्प्लेस लिक्विड। यही बाइंड फोर्स भी होता है, आपको पता है। तो अभी क्या है W' का फार्मूला अगर हम देखें तो W0, अगर मैं W0 को कॉमन ले लूँ तो यहाँ बचेगा 1 माइनस यहाँ बचेगा क्या, यहाँ बचेगा वेट ऑफ, अच्छा ये G नहीं लिखना है क्योंकि M होता मास होता तो G लगाते। तो इफेक्टिव वेट का फार्मूला W0 माइनस WDL हो जाएगा। अगर मैं W0 को कॉमन ले लूँ तो यहाँ से W ऑफ लिक्विड
डिस्प्लेस लिक्विड अपॉन डब्ल्यू ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जो चीज़ यहाँ नहीं है अगर मैं कॉमन लूँगा तो वो डिवाइड में आ जाएगा। आपको पता है इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 1 माइनस वेट ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड को लिख सकते हो मास ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड इंटू जी अपॉन मास ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू जी। जी से जी कैंसल आउट हो जाएगा। आप चाहो तो मास को डेंसिटी इंटू वॉल्यूम भी लिख सकते हो। तो इसका फार्मूला हो जाएगा डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू वॉल्यूम अपॉन डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट। अब यहाँ किसका वॉल्यूम होगा? तो यहाँ वॉल्यूम होगा जितना वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ है। अगर ये ऑब्जेक्ट फुल्ली इनसाइड है, सोचिए अगर ये ऑब्जेक्ट फुल्ली इनसाइड है तो जितनी इसकी वॉल्यूम है उतनी वॉल्यूम का फ्लूइड बाहर गया होगा, ये कॉमन सेंस है। तो यानी डिस्प्लेस लिक्विड की जो डिस्प्लेसमेंट की वॉल्यूम होगी वो ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम के ठीक बराबर होगी अगर वो अंदर है तो, फुल्ली इनसाइड है तो ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट कटा, यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट फुल्ली इनसाइड है तो उसका जो इफेक्टिव वेट का फार्मूला होता है वो होता है रो एल माइनस रो नॉट। ये है डब्ल्यू डैश का फार्मूला। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ ये आपको नीचे वाला दिख रहा है नहीं दिख रहा है। तो आई होप कि आपको ये हाँ दिख तो रहा है। आई होप कि आपको समझ आया कि इफेक्टिव वेट का फार्मूला जो होता है वो ओरिजिनल वेट इंटू 1 माइनस रेशियो ऑफ डेंसिटी का फार्मूला है, रेशियो ऑफ डेंसिटी का। अगर ये लिक्विड की जगह वाटर होता, समझिए अगर ये लिक्विड की जगह क्या होता, वाटर होता, तो इसी को फॉर वाटर के लिए अगर हम देखें तो ये फार्मूला हो जाएगा डब्ल्यू डैश इज इक्वल्स टू डब्ल्यू 1 माइनस रो ऑफ वाटर अपॉन रो ऑफ ऑब्जेक्ट। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डब्ल्यू नॉट 1 माइनस रो 1 अपॉन रो ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन रो ऑफ वाटर। इसको आप डिवाइड में ले लीजिए। ऐसा क्यों किया? ये आपके लिए पढ़ा हुआ है कि ऑब्जेक्ट अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर को आर डी कहते हैं, यानी डब्ल्यू डैश का फार्मूला हो जाएगा डब्ल्यू नॉट 1 अपॉन आर डी। ये एक फेमस रिलेशन है, कई सारे क्वेश्चंस में डायरेक्टली आपसे पूछा जाता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल के लिए, या तो आरडी के फॉर्म में पूछा जा सकता है या इस वाले रिलेशन के फॉर्म में पूछा जा सकता है डेंसिटी के रिस्पेक्ट में, या फिर नॉर्मली किसी दूसरे तरीके से क्वेश्चन आ सकता है कि आप बताइए कि इसमें डेंसिटी कितनी है या फिर इफेक्टिव वेट कितना है। तो एक तो ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल में एक ये वेराइटी है जिससे कि आपको पूछा जा सकता है। एक दो और क्वेश्चंस हैं इसमें, उसकी मैं आपके साथ चर्चा कर लेता हूँ। आप उसको निकालेंगे तो आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा। जैसे मान लिया इसी ऑब्जेक्ट में ऐसा पॉसिबल है कि आपसे पूछा जा सकता है किसी ऑब्जेक्ट की इफेक्टिव वेट या फिर उसकी डायमेंशंस विद द हेल्प ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल। मान लिया हमारे पास एक कंटेनर है और इसके अंदर भरा हुआ है फ्लूइड। अभी क्या है कि एक इस तरीके से ऑब्जेक्ट है, पार्शियल फ्लोट कर रहा है। मान लिया ये क्यूब है। अब इस क्यूब की डायमेंशन भी मान लिया कुछ समवेयर अराउंड 10 सेंटीमीटर है। अब जैसे इसके ऊपर 2 kg रखते हैं वेट, तो ये 2 सेंटीमीटर डाउन हो जाता है। क्वेश्चन क्या था ध्यान से सुन लीजिएगा, फिर आपको ट्राई करना है। क्यूब, मान लीजिए क्यूब है और क्यूब है 10 सेंटीमीटर का और पार्शियल फ्लोट कर रहा है, पार्शियली मतलब पार्शियल फ्लोट नहीं सॉरी पार्शियल इमर्जन है, पानी के अंदर थोड़ा सा है। और जैसे इसके ऊपर एक छोटा सा मास ऑब्जेक्ट रखते हैं 2 kg का, ये 2 सेंटीमीटर डाउन हो जाता है, 2 सेंटीमीटर डाउन हो जाता है। और इसकी डायमेंशन मान लिया नहीं गिवन है, क्योंकि अगर मैंने एक चीज़ दे दी तो मैं दूसरा नहीं दूंगा। मान लेते हैं फिलहाल ये वाटर है और इसकी डायमेंशन नहीं दे रखी है, हो सकता है एल है, एक साइड इसकी एल है, तो आपको एल की वैल्यू बतानी है। इसमें दो तरीके क्वेश्चन आते हैं, या तो डायमेंशन दिया तो डेंसिटी बतानी है, फ्लूइड की डेंसिटी। दूसरा, अगर मान लीजिए वाटर है तो इस क्यूब की डायमेंशन बतानी है। कोई सा भी पार्ट आ सकता है, एक ही तरीके से सॉल्व करना होगा। फिलहाल मैं आपको इस क्यूब की लेंथ डायमेंशन दे देता हूँ एल, और सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि जैसे ही 2 kg रखा 2 सेंटीमीटर डाउन हो गया, नीचे शिफ्ट हो गया। आपको बताना है कि क्यूब की डायमेंशन क्या है। आप वीडियो पॉज कर लीजिए, कुछ सेकंड ट्राई कीजिए, फिर मुझे बताइए। ठीक है, तो आई होप कि आपने इसको ट्राई किया होगा। अब आप ज़रा मैच करेंगे कि क्या किया आपने। देखिए, अगर ये वाटर था और ये 2 kg जैसे ही मैंने डाला, तो 2 kg का जितना वेट होगा
उतने के बराबर का फ्लूइड डिस्प्लेस होगा तभी तो ये बैलेंस होगा। यानी अगर एक्स्ट्रा 2 kg आया है तो थोड़े और फ्लूइड को डिस्प्लेस होना होगा, और कितने के बराबर का फ्लूइड डिस्प्लेस होना होगा, जितना डिस्प्लेस होगा उसके वेट के बराबर का फोर्स ऊपर लगेगा। तो अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो 2 kg का मतलब वेट कितना हो जाएगा, 2 इंटू जी का मतलब 2 इंटू 10 का मतलब 20 न्यूटन। यानी कि इस 2 kg की वजह से 20 न्यूटन नीचे लगा है, तो 20 न्यूटन के बराबर का ही फ्लूइड डिस्प्लेस हो जाना चाहिए, सो दैट कि इसके ऊपर क्या लगे, 20 न्यूटन लग जाए और ये बैलेंस कर जाए। तो अभी आपको पता है कि इसका मतलब कि जितना ऑब्जेक्ट का वेट है उतना ही एक्स्ट्रा बायोंट फोर्स, अगर एक्स्ट्रा बायोंट फोर्स की बात करें तो एक्स्ट्रा बायोंट फोर्स 20 न्यूटन लगा होगा तभी तो बैलेंस हुआ होगा। अब अगर एक्स्ट्रा बायोंट फोर्स 20 न्यूटन लगा है यहाँ, तो बायोंट फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी ऑफ वाटर जी और हाइट ऑफ, देखिए ये तो प्रेशर का फॉर्मूला है, सॉरी आप इसको थोड़ा दूसरे सिंपल वर्ड में समझिए। बायोंट फोर्स का फॉर्मूला होता है मास ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर इनटू जी, यानी कि वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर के ठीक बराबर होगा बायोंट फोर्स। फिर से समझिए, बायोंट फोर्स का फॉर्मूला क्या है, मास ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर इनटू जी। तो इस होल की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 20 न्यूटन, तभी वो इक्विलिब्रियम में बैलेंस करेगा। अब मास ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर कितना, इसको आप लिख सकते हो डेंसिटी ऑफ वाटर वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर इनटू जी इज इक्वल टू 20 है जी। आई होप कि आपको समझ आया होगा, मास का फॉर्मूला डेंसिटी इनटू वॉल्यूम में कर लिया। अब डेंसिटी ऑफ वाटर की वैल्यू 1 है लेकिन ये ग्राम में है, तो अभी फिलहाल इसको चाहो तो क्योंकि ये वैल्यू न्यूटन में है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर में है, तो आप डेंसिटी ऑफ वाटर को भी ले लो 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। कहा था ना मैंने आपको कि डेंसिटी वही इस्तेमाल करनी है जिसमें बाकी चीज़ें रिलेवेंट हो। ये भी मीटर पर सेकंड स्क्वायर में है, ये भी न्यूटन पर मीटर में है, तो ये भी आप किलोग्राम मीटर वाला यूनिट ले लो। तो ये हुआ 1000। अब वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस, इसकी वजह से कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ है, 2 सेंटीमीटर डाउन हुआ है। सोचिए 2 सेंटीमीटर डाउन होने का क्या मतलब है, लेंथ 10 ब्रेड्थ 10 और हाइट 2। फिर से समझिए, लेंथ 10 ब्रेड्थ 10 और हाइट कितनी 2। तो अगर लेंथ ब्रेड्थ और हाइट 2 हो गया तो आई थिंक आपको समझ आया। फिर से एक बार बता देता हूँ, देखिए लेंथ है मान लिया l, ब्रेड्थ है l और हाइट है 2। आई होप आप समझ गए होंगे। ये 2 किसकी वजह से है, इसकी वजह से। तो जितना डिस्प्लेस हुआ उसकी हाइट कितनी है 2, और आपको पता लग गया कि लेंथ है l और इसकी ब्रेड्थ भी अंदर से कितनी होगी 2 होगी। तो जो ओवरऑल वॉल्यूम हो जाएगा वो हो जाएगा l इंटू 2 और इंटू जी, जिसकी वैल्यू जी की वैल्यू आप चाहो तो 10 ले लो और इंटू 20। सो एल स्क्वायर की जो वैल्यू आती है वो कितनी आ जाती है, तो ये 10 से कट जाएगा 2 और 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा 1। तो एल स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 1/1000। आई होप आपको समझ आया। तो एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो एल की वैल्यू 1/√1000। अब क्योंकि ये एल स्क्वायर की वैल्यू है तो आप इससे चाहो तो एल की वैल्यू भी ले आ सकते हो। जैसे ये एल की वैल्यू आ गई, एल स्क्वायर की वैल्यू 1/1000, तो एल की वैल्यू 1/√1000। 1/√1000 का मतलब आपको बताया 10√10, और 10√10 को अगर आप सेंटीमीटर में निकालो तो जैसे मान लिया एल की वैल्यू आ गई 1/10√10। आई होप आपको क्लियर है कि 1000 का रूट, और इसको अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 10 को 10 से, तो 10/√10 सेंटीमीटर के आसपास हो जाएगी। 10√10 का मतलब अप्रॉक्स 3 पॉइंट समथिंग होता है, तो 10/3 3.33 सेंटीमीटर समथिंग के आसपास इसकी ओवरऑल क्या हो जाएगी, लेंथ। तो आई होप कि आपको पता लगा कि किसी क्यूब की डायमेंशन कैसे निकाल सकते हैं। पहले से अगर डायमेंशन दिया होता तो हो सकता है डेंसिटी पूछ लिया जाता, तो डेंसिटी यहाँ नहीं पता होती और बाकी सारी चीज़ें पता होती तो डेंसिटी आप निकाल लेते। तो ओवरऑल ये है कि ऐसा कोई भी क्वेश्चन आया तो आपको उसमें इसी तरीके का कॉन्सेप्ट लगाना है। तो आई होप कि ये न्यूमेरिकल आपको समझ आया होगा, आप रिपीट करके भी देख सकते हैं। एक और क्वेश्चन मैं आपको बताऊं, इसमें पूछा जा सकता है जिस तरीके का आता है, आइए वो भी कर लेते हैं। सो क्वेश्चन 2 ये है कि 2 फ्लूइड है और नीचे है उसकी डेंसिटी है 10 और ऊपर वाले की डेंसिटी 1 है, और ये सब कुछ मान लीजिए ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, सब ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। या फिर मान लेते हैं आरडी दिया हुआ है तीनों का, या आरडी की वैल्यू 4 है, या फिर यूँ समझिए डेंसिटी दे रखी है, एक ही बात है। तो अभी क्या है, एक ना क्यूब है
जिसकी साइड 6 सेंटीमीटर है और वो पानी के अंदर ऐसे बैलेंस्ड है इस तरीके से, उसकी आर डी भी दे रखी है। मान लेते हैं उसकी जो डायमेंशन है दैट इज़ एक्स, मतलब इस नीचे वाले फ्लूइड में एक्स है, तो आपको एक्स की वैल्यू बतानी है। सोचिए ये दोनों के अंदर है और ये फिर एक्स है। आप चाहें तो पॉज करके एक आइडिया ले सकते हैं और फिर आप समझ सकते हैं कि मैं अपने अप्रोच को मैच कर सकते हैं। तो मैं इसको बताता हूँ, आप देखिएगा कि क्या आपने यही सोचा, या फिर अगर आपने सॉल्व किया है पॉज करके तो आप मैच करिए। अभी है क्या कि इसकी 10 है और इसके 1 है और इसका 4 है। तो यहाँ कुछ एक दो बातें पहले समझिए। कई बार दिमाग में आता है कि क्या इसके ऊपर बैंड फोर्स सिर्फ ये लगाएगा क्योंकि इसके नीचे यही है, तो आंसर इज़ नहीं, दोनों लगाएंगे। क्योंकि दोनों ही डिस्प्लेस हुए हैं तो दोनों ही लगाएंगे। ये इसके डिस्प्लेसमेंट की वजह से भी लगेगा और इसकी वजह से भी लगेगा। यानी कि ओवरऑल अगर बाइंड फोर्स नेट की बात करेंगे, नेट की, तो आप ध्यान रखेंगे दोनों का सम होगा B1 + B2, इसका और इसका दोनों का। पहली बात क्लियर होनी चाहिए। वे ऑफ अप्रोच क्या होगा, क्योंकि इसके थ्रू यहाँ और यहाँ के थ्रू यहाँ, यानी ऊपर की तरफ, या यूँ कह लो ये साइड से एक फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ। ये प्रैक्टिकली कैसे काम करेगा दिस इज अ डिफरेंट पार्ट, लेकिन अभी आपको कॉन्सेप्चुअली ये समझना है, वो भी मैं समझा दूंगा अगर आपको दिक्कत लगेगी तो। अदरवाइज़ आप समझिए कि इसका इसके थ्रू ट्रांसफ़र हुआ, प्रैक्टिकली इसके थ्रू भी, ऐसा भी सोच सकते हैं। या फिर यूँ सोच सकते हैं कि इसने यहीं से इसको बैलेंस किया हुआ है, जैसे नॉर्मली हम बैलेंस करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को साइड से दबाया तो इतना ज़्यादा एक्शन दिया कि नॉर्मली एक्शन ज़्यादा हुआ और रेफरेंस की वजह से फ्रिक्शन लगा और उस फ्रिक्शन ने वेट को बैलेंस कर दिया। और कोई ऑब्जेक्ट हवा में, किसी भी ऑब्जेक्ट को, जैसे मैंने एसी को हवा में बैलेंस किया हुआ है, तो उसको नीचे से नहीं उठाया, साइड से उठाया, फिर भी ये बैलेंस हो गया फ्रिक्शन की वजह से। तो तरीका चाहे जो भी हो, इन दोनों ही ऑब्जेक्ट्स का फ्रिक्शन बाइंड फोर्स ऊपर लग रहा होगा। ऐसा नहीं कि जो सिर्फ नीचे है वो लगाएगा, पहली चीज़। दूसरी बात, क्योंकि दोनों डिस्प्लेस हुए हैं, दोनों का सम हमें चेक करना पड़ेगा। और क्योंकि ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है तो नेट बाइंड फोर्स ऑब्जेक्ट के वेट के ठीक बराबर हो जाएगा, m0g। तो m0g को आप लिख सकते हो मास ऑफ फ्लूइड 1, मास ऑफ 1 और वॉल्यूम ऑफ, आप इसको मास ऑफ 1 इंटू जी, और d1 लिखिए तो ज़्यादा अच्छा है, डिस्प्लेस्ड 1, जितना यहाँ से बाहर निकला होगा, तो जितना बाहर निकला होगा उसका मास डिस्प्लेस्ड 1 है, और इंटू जी प्लस मास ऑफ डिस्प्लेस्ड 2 और इंटू जी को कॉमन लेकर के काट दीजिए तो मास का सम इक्विवेलेंट होगा। मास को आप लिख सकते हैं डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट कैन बी रिटन एज इक्वल्स टू मास ऑफ d1 कितना होगा, तो आपको पता है डेंसिटी ऑफ 1 और वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड 1 प्लस डेंसिटी ऑफ 2 और वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड 2। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट आपको दिया हुआ है 4 और वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट आपको पता है 6 × 6 × 6। अगर इसकी एक साइड है 6 तो लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों 6 6 6 होगी, तो आप इस तरीके से इसकी वैल्यू पुटअप कर सकते हैं। डेंसिटी ऑफ 1 की जो वैल्यू है वहाँ से दे रखी है 1। अब बात करते हैं इसके वॉल्यूम की, तो आपको पता है कि कितनी लेंथ में डिस्प्लेस हुआ है, तो 6। ऐसे ही ब्रेड्थ में कितना हुआ होगा, तो आंसर इज 6। हाइट में कितना हुआ होगा, तो ये वाले दिस पार्ट। अगर ये नीचे से x है तो ऑब्वियसली ये 6 - x हो जाएगा, यानी ये वाली जो हाइट होगी वो 6 - x होगी। आया? आई होप समझ आया होगा कि ये 4 6 6 6 तो यहाँ हो गया। ये तो ऑब्जेक्ट की कहानी है। फ्लूइड 1 की कहानी ये है कि 6 डिस्प्लेसमेंट, 6 ब्रेड्थ, 6 लेंथ और हाइट 6 - x, क्योंकि x हाइट वो दूसरे वाले फ्लूइड के अंदर है। ऐसे ही ये ठीक बराबर हो जाएगा। डेंसिटी ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट है 10, यानी कि 10 × 6 × 6 और इंटू x, ये इसकी हाइट हो जाएगी। तो ये है फर्स्ट पार्ट और ये है सेकेंड पार्ट, और इन दोनों का सम ऑब्जेक्ट के बैलेंस के ठीक इक्वल होगा। अब कुछ चीज़ें यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, जैसे 6 × 6 6 × 6 और 6 × 6। इन तीनों वैल्यूज़ को आप कट कर सकते हैं। तो यहाँ बचेगा 4 × 6 32 इज इक्वल्स टू, यहाँ बचेगा सिर्फ 6 × ये 6 × 6 तो गायब ही हो गया है, बचा 6 - x और प्लस यहाँ देखेंगे तो बचेगा 10x। बाकी इसको सुलझा सकते हैं आप। सुलझाने का बड़ा ही सिंपल तरीका है, 6 - x प्लस 10x, जिसका फार्मूला आप जानते हैं, 10x - 6 हो जाएगा 9x। तो 9x विल बी इक्वल्स टू 32 - 6। तो x इज इक्वल्स टू 32 - 6, आई होप आप जानते हैं होता है 26। 26/9 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर।
तो दिस इज़ द आंसर कि आखिर कैसे निकालें। तकरीबन आप जानते हैं इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो 3 पॉइंट समथिंग आ जाएगी, तो मतलब 3 अप्रॉक्स 3 के आसपास आ जाएगा। तो सेंस ये है कि दो फ्लूइड के बीच में भी पूछा जा सकता है, सिंगल फ्लूइड के बीच में भी पूछा जा सकता है, वेट इफेक्टिव भी पूछा जा सकता है, डेंसिटी पूछी जा सकती है, रिलेटिव डेंसिटी पूछा जा सकता है, फ्रैक्शन पूछा जा सकता है कि जैसे सपोज़ कई बार आपसे पूछा जा सकता है कि अलग अलग डेंसिटी में किसी एक फ्लूइड में 1/10 है तो दूसरे फ्लूइड की डेंसिटी इतनी है तो कितना पार्ट उसका बाहर जाएगा। सब में बेसिक कॉन्सेप्ट यही लगेगा। तो आप इसकी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे, एक सेशन में एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के लिए रख दूँगा इसमें, तो क्लैरिटी आ जाएगी। तो आई होप कि आपको फ्लूइड स्टैटिक्स का सारा पार्ट क्लियर हुआ, जिसमें हम लोगों ने फ्लूइड स्टैटिक्स के अंदर प्रेशर के बारे में जाना, पास्कल्स लॉ के बारे में जाना, प्रेशर ड्यू टू वेट के बारे में जाना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में जाना, बैरोमीटर और U2 मैनोमीटर के बारे में जाना जो कि प्रैक्टिकल डिवाइसेस हैं, और साथ में आर्किमिडीज प्रिंसिपल, रिलेटिव डेंसिटी और से रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी करें। तो आई होप कि आपको यहाँ तक प्रॉपर समझ आया फ्लूइड स्टैटिक्स के अंदर। अब हम लोग फ्लूइड डायनामिक्स की तरफ बढ़ेंगे, जिसमें हम ये जानेंगे कि फ्लूइड जब चल रहा होता है तो उसका क्या रिलेशन है, किस तरीके से वो काम करता है। तो आइए बढ़ते हैं फ्लूइड डायनामिक्स में। सबसे पहले फ़्लो के बारे में जानेंगे कि फ़्लो कितने तरीके का है और स्ट्रीमलाइन फ़्लो के क्या क्या क्वांटिटीज़ को हमें पढ़ना होता है किस तरीके से। सो आई होप कि आपको आर्किमिडीज प्रिंसिपल और उससे जुड़ी हुई बातें समझ आई। अब वक्त है कुछ नियम समझने का, जिसे हम कहते हैं लॉज ऑफ फ्लोटेशन। लॉज ऑफ फ्लोटेशन मैं आपको याद दिला दूं कि फ्लोट करने के कुछ कॉमन नियम हैं। हालांकि इसको 3 तरीके से स्टडी की जाती है। स्टडी 1 में ये है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट फ्लोट कर रहा है पानी के ऊपर, दूसरा कोई ऑब्जेक्ट फ्लोट कर रहा है पानी के अंदर, और तीसरा कोई ऑब्जेक्ट डूब जा रहा है। तो फ्लोटेशन में इन तीनों बातों को हमने पढ़ा हुआ है। मैं फिर से एक बार रिकॉल करा दूं आपसे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट पानी के अंदर है, जैसे अंदर पहुंचा, ऊपर लगने वाला बाइंड फोर्स अगर ज़्यादा हुआ, तगड़ा हुआ, तो ये उसको ऊपर भेज देगा और ये अबव आउटसाइड फ्लोट करेगा पार्शियल फ्लोट के साथ। तो पार्शियल फ्लोट में यहाँ क्या बाइंड फोर्स ज़्यादा बड़ा होना चाहिए वेट ऑफ ऑब्जेक्ट के, यानी जो भी ऑब्जेक्ट का वेट है, तभी तो ये नीचे से ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा और ये बाहर आ जाएगा। ये बड़ा होना चाहिए। अगर वो पानी के अंदर गया गलती से, जैसे बैलून को पानी के अंदर डालो तो ऊपर आ जाता है, यानी कि ऊपर सरफेस के ऊपर फ्लोट करने की कंडीशन ये है कि बाइंड फोर्स वेट ऑफ ऑब्जेक्ट से बड़ा होना चाहिए। बाइंड फोर्स का फॉर्मूला आप जानते हो, मास ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर इनटू जी बड़ा होना चाहिए मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू जी के। जी कॉमन है तो कैंसिल आउट कर दो। मास ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर को लिख सकते हो डेंसिटी ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर शुड बी ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट। अब क्योंकि ऑब्जेक्ट फुल्ली पानी के अंदर है, तब जब फोर्स ज़्यादा है तब की बात कर रहे हैं, तो वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट के ठीक बराबर हो जाएगा। ऐसे में अगर कोई ऑब्जेक्ट पानी के अंदर है और अगर डेंसिटी ऑफ वाटर ऑब्जेक्ट की ओवरऑल डेंसिटी से बड़ी है, तो ये ऑब्जेक्ट 100% ऊपर आ जाएगा और ऑब्जेक्ट सरफेस के ऊपर फ्लोट करने लग जाएगा। यानी प्राइमरी कंडीशन ये है कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर है तो कि डेंसिटी ऑफ वाटर ज़्यादा बड़ा होना चाहिए। इसीलिए तो ह्यूमन बॉडी हल्की सी, क्योंकि हमारी डेंसिटी थोड़ी ज़्यादा है तो हम डूब जाते हैं, और अगर हमें लाइफ जैकेट पहनाया जाए या हम गहरी सांस लें, डायफ्राम थोड़ा फूल जाएगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, डेंसिटी घटेगी। अगर पानी की डेंसिटी से कम हुई आपकी डेंसिटी तो आप ऊपर आ जाओगे। तो कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपकी डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम है तो आप ऊपर आ जाएंगे, और अगर आपकी डेंसिटी, इसको भी इसी तरीके से सेम प्रूफ किया जा सकता है, अगर डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डेंसिटी ऑफ वाटर के बराबर है तो आप कहीं भी फ्लोट कर सकते हो, इनसाइड, अंदर, डूबना नहीं। इनसाइड फ्लोट करने का मतलब डूबना नहीं होता। इनसाइड फ्लोट करने का मतलब यहाँ से यहाँ बैलेंस होना, इक्विलिब्रियम होना। डूबने का मतलब है आपका वेट ज़्यादा है, आप सरफेस पे पहुँच गए। डूबने का मतलब है सीधा आप कहाँ पहुँच गए, यहाँ। यानी आपके ऊपर कुछ ना कुछ आपका अभी भी इफेक्टिव वेट है, कुछ ना कुछ नॉर्मल रिएक्शन भी लगा हुआ है, लेकिन यहाँ ग्राउंड से नॉर्मल रिएक्शन ज़ीरो है, चाहे आप सरफेस को टच भी कर रहे हो, क्योंकि आप कोई भी वेट अप्लाई नहीं कर पा रहे हो।
एग्जैक्ट आपके बराबर का बैंड फोर्स है। तो ये सिचुएशन तब होती है जब ऑब्जेक्ट की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से ज़्यादा हो। मैं यहाँ एक बात क्लियर कर दूँ अगर आप भूल गए हो तो, किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी का मतलब ऐसा नहीं जैसा वो दिख रहा है, उसकी ओवरऑल डेंसिटी मायने रखती है, ओवरऑल पूरी बॉडी का। जैसे कि आयरन से बनी शिप, अब आयरन की डेंसिटी बहुत ज़्यादा है वाटर की डेंसिटी से, बट आयरन की ओवरऑल देखते हैं कि पूरा वॉल्यूम कितना है उस पूरे कंटेनर की, और अंदर से मान लिया डॉम जैसा है, खाली है, शिप जैसे खाली ही होती है अंदर से, तो उसकी डेंसिटी कम हो गई, वाटर से भी कम हो गई, इसीलिए वो शिप फ्लोट करता है। तो मटेरियल की नहीं देखनी है, पूरे ऑब्जेक्ट की डेंसिटी देखनी है। तो अगर ओवरऑल डेंसिटी बराबर है तो कहीं भी इनसाइड, ज़्यादा है तो सिंक कर जाएगा, और कम है तो ऑन द सरफेस फ्लोट करेगा, बहुत ही पार्शियल डिस्प्लेस करने के साथ फ्लोट करेगा। तो ये तीनों प्रॉब्लम हैं, तीनों लॉज हैं जो आपको समझ आए फ्लोटेशन से जुड़ा हुआ। तो आई होप कि आपको ये पार्ट भी समझ आया। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम ऑफ, थोड़ा सा हायर लेवल का है लेकिन इससे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, जिसको हम कहते हैं बोट एंड स्टोन प्रॉब्लम। तो आइए आज अब स्टार्ट करते हैं बोट एंड स्टोन प्रॉब्लम, जो कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। सो बोट एंड स्टोन प्रॉब्लम में हम लोग ये समझते हैं, कई बार कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपने देखे होंगे जिसमें ये लिखा होता है, कॉन्सेप्ट क्या है ये मैं आपको बता दूं। जैसे मान लिया हमारे पास एक बोट है जो पानी के अंदर फ्लोट कर रही है, और इसमें कुछ स्टोन्स रखे हुए हैं, या हो सकता है एक स्टोन रखा हो या बहुत सारे स्टोन रखे हों, इट डजेंट मैटर। मान लिया एक ही स्टोन रखा है यहाँ, और उस स्टोन बोट के अंदर है, और यहाँ मान लिया वो बैलेंस्ड है ऐसे। और ये सारी कहानी है एक पॉन्ड की या फिर एक स्विमिंग पूल की। तो आपको पता है कि जैसे ही ये बोट आएगा तो स्विमिंग पूल के वाटर लेवल में राइज होगा, क्योंकि ये बोट को बैलेंस करने के लिए जाएगा। मान लिया यहाँ एक बोट यहाँ तक आ रहा है, मान लिया। अब सिचुएशन ये है कि अगर आपने इसके अंदर रखा हुआ है, ये सीन है, और ये लेवल यहाँ तक है। अब आपने क्या किया, इस स्टोन को यहाँ निकाल दिया, सीधा पानी के अंदर डिप करा दिया। अब ये लेवल ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, इसे कहते हैं बोट एंड स्टोन प्रॉब्लम। तो इसको कॉन्सेप्चुअली समझिए, मैथमेटिकली भी आप प्रूव कर सकते हैं और कॉन्सेप्चुअली भी आप सोच सकते हैं। कॉन्सेप्ट वाइज थोड़ा ज़्यादा अच्छा है, मैथमेटिक्स से भी हम इसको सेट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। जब ये बोट के अंदर है तो ये बैलेंस्ड है, डूबा नहीं है। जब ये बैलेंस्ड है, आपको पता है कि अभी फ़िलहाल मान लिया मास ऑफ स्टोन है कैपिटल M, मास ऑफ बोट है स्मॉल m, तो इंटू जी इतना वेट नीचे लग रहा होगा, इसको बैलेंस कर रहा होगा बैंड फोर्स। तो बैंड फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी, मान लीजिए नीचे ये वाटर है तो डेंसिटी ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर, और इंटू जी ठीक बराबर है यहाँ कैपिटल M प्लस स्मॉल m टाइम्स ऑफ जी के। जी से जी कैंसिल आउट हुआ। अब अगर ये मास, क्योंकि ये बैलेंस्ड है हवा में, तो अगर ये मास बहुत बड़ा है तो क्या उसको बैलेंस करने के लिए वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर भी बहुत बड़ा होगा, इसको बैलेंस करने के लिए। अगर ये बहुत बड़ा है, इसका अमाउंट काफ़ी ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली वॉल्यूम भी ज़्यादा होगी, सो दैट कि ज़्यादा डिस्प्लेस करेगा तो इस वेट को बैलेंस कर पाएगा। अब क्या होता है, आपने उसको उठाया और पानी के अंदर डाल दिया, डालते ही ये डूब गया। डूब गया तो अब इसे बैलेंस तो नहीं करना है। बैलेंस क्यों नहीं करना है, क्योंकि इसकी डेंसिटी, इस स्टोन की डेंसिटी, कंडीशन यहीं से स्टार्ट होती है कि मान लिया कि डेंसिटी ऑफ स्टोन इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ वाटर, यहीं से। तो अगर इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, यानी स्टोन की डेंसिटी अगर वाटर की डेंसिटी से ज़्यादा है, तो क्या होगा, ये पर्टिकुलरली बहुत भारी होगा। लेकिन क्योंकि ये बोट में है तो ओवरऑल डेंसिटी मिनिमाइज हो रही है, लेकिन फिर भी इसको बैलेंस करने के लिए काफ़ी ज़्यादा वाटर को डिस्प्लेस होना पड़ा ताकि वो इसको बैलेंस कर सके। लेकिन जब इसको निकाला, अपने पानी के अंदर डाल दिया, तो अब इसे बैलेंस करने की जिम्मेदारी ख़त्म। अगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म हुई, जैसे अगर ये 20 kg का था तो पहले 20 kg के बराबर का पानी डिस्प्लेस हो रहा था, इसकी वजह से, बोट की वजह से तो हो ही रहा था, लेकिन इसकी वजह से कितना हो रहा था, 20 kg। लेकिन जैसे ही उठा और डूब गया तो अब इसके वॉल्यूम के बराबर ही सिर्फ डिस्प्लेस होगा। मान लेते हैं वो वॉल्यूम के बराबर का 2 kgWT है, तो अभी जो ऊपर फोर्स लगाना है वो सिर्फ 2 kg के बराबर का लगाना है, 20 kg के बराबर का नहीं लगाना है। तो 2 kg का बराबर होने के लिए इसको इतना ज़्यादा डिस्प्लेस नहीं होना होगा,
कम डिस्प्लेस होना होगा। तो जो लेवल पहले था उससे लेवल फॉल कर जाएगा, क्योंकि अभी ये डूब गया है, अभी फ्लोट नहीं कर रहा है। आई होप आपको समझ आया। वरना यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड इन फर्स्ट स्टेज हो जाएगा कैपिटल M प्लस स्मॉल m टाइम्स ऑफ व्हाट, डेंसिटी ऑफ वाटर, ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। और जब ये पानी के अंदर डूबा तो कहानी अलग है। तो वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर इन सेकेंड केस कितना होगा, बोट के बराबर। बोट का मतलब क्या है, मास ऑफ बोट अपॉन वॉल्यूम ऑफ, आपको पता है डेंसिटी ऑफ वाटर, जो भी हम यहाँ लेंगे, प्लस मास ऑफ ये जो ऑब्जेक्ट यहाँ पानी के अंदर गिरा है। क्योंकि जब इंडिविजुअली होगा तो आपको ध्यान है कि इंडिविजुअल के केस में जो बाइंड फोर्स लग रहा होगा वो कितना लग रहा होगा, बोट पूरा बैलेंस्ड है, बोट पूरा क्या है, बैलेंस्ड है। तो मास ऑफ बोट पूरा का पूरा बोट बैलेंस्ड है इनटू जी, यानी इसके बराबर प्लस इसकी वजह से जो फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ है, यानी मास ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड, मास ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर ड्यू टू व्हाट, स्टोन, ड्यू टू स्टोन इनटू जी, ये इसके बराबर है। आई होप कि आपको समझ आए। तो बाइंड फोर्स का फार्मूला आप जानते हैं कितना होता है जो डिस्प्लेस लिक्विड का है, यानी सबसे पहले तो जो बोट का मास होगा कहीं ना कहीं ये उसको सम अप कर रहा है और इसको सम अप कर रहा है। तो इंडिविजुअल लेवल पे अगर हम देखें, अगर आप इसको निकाल लें, जैसे आपने वॉल्यूम 1 तो यहाँ निकाल लिया है कि वॉल्यूम 1 की वैल्यू क्या है। अगर हम वॉल्यूम 2 की बात करें यहाँ, तो आप बड़ी आसानी से इसको थोड़ा ध्यान से समझिए कि आखिर वॉल्यूम 2 की बात आ क्या रही है। आपने देखा कि मास ऑफ डिस्प्लेस्ड स्ट्रिंग है। अब क्योंकि इस जो वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर होगा वो बोट की वजह से होगा, जितना मास ऑफ बोट है और जितना डेंसिटी ऑफ वाटर है। और अगर स्टोन की बात करें तो जितनी डेंसिटी ऑफ स्टोन है, अगर उसको मास स्टोन से करें तो वॉल्यूम निकल जाएगा और इतने वॉल्यूम के बराबर का पानी डिस्प्लेस हुआ होगा। आई होप आपको क्लियर हुआ। फिर से समझिए, टोटल कितना वाटर का डिस्प्लेस हुआ, जितना स्टोन का वॉल्यूम है। अब डेंसिटी ऑफ स्टोन कितना हो जाएगा, मास ऑफ स्टोन अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्टोन। तो अगर वॉल्यूम ऑफ स्टोन निकालें तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे मास ऑफ स्टोन अपॉन डेंसिटी ऑफ स्टोन, डेंसिटी ऑफ स्टोन, इससे तो वॉल्यूम ऑफ स्टोन आ जाएगा। तो जितना स्टोन का वॉल्यूम है उतना ही बाहर निकला है, उतना ही यहाँ से बाहर निकला होगा। प्लस इसको तो इसने पूरा ही बैलेंस किया हुआ है। अगर इसको पूरा बैलेंस किया होगा तो वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर कितना, मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर के बराबर, यही तो इसको पूरे को बैलेंस किया हुआ है। तो ये हुआ सेकेंड वॉल्यूम एंड दिस इज फर्स्ट वॉल्यूम। अब आप ध्यान से देखेंगे तो ये वाला जो वॉल्यूम 1 है इसमें कैपिटल M प्लस दिस, ये वाली वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी है। इसमें क्या है, स्टोन और डेंसिटी ऑफ स्टोन से काफ़ी छोटी वैल्यू निकल करके आएगी। और इस वाले में ये वैल्यू काफ़ी बड़ी है, उसको डेंसिटी ऑफ वाटर से करेंगे तो ओवरऑल देखें तो वॉल्यूम 1 इज़ ग्रेटर देन वॉल्यूम 2, यानी ये डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है। फर्स्ट केस में ज़्यादा वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ है रेदर देन सेकेंड केस में। अगर आप पुट करके भी देखें तो यही आता है। तो ओवरऑल हम इसे मैथमेटिकली भी कर सकते हैं, लेकिन आप कॉमन सेंस वाली लॉजिक ध्यान रखें कि जब ये यहाँ था तो वाटर को इसको बैलेंस करना पड़ रहा था, क्योंकि ये भारी बहुत ज़्यादा है तो इसको बैलेंस करने के लिए ज़्यादा वाटर डिस्प्लेस हुआ। जैसे ही पानी के अंदर गया तो अब इसे बैलेंस करने की जिम्मेदारी ख़त्म, सीधा सीधा ये डूब गए हैं। डूबे होंगे तो बैंड फोर्स उतना नहीं लगा होगा जितना पहले लगा था, यानी वाटर को डिस्प्लेस करने की रिक्वायरमेंट भी उतनी नहीं है। तो कम रिक्वायरमेंट है तो लेवल डाउन हो जाएगा, दैट्स इट। तो ये तो रहा सीन कि अगर डेंसिटी ऑफ स्टोन वाटर की डेंसिटी से ज़्यादा है तो अगर ये डेंसिटी कम है या इक्वल है तो फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा वाटर लेवल पे, क्योंकि तब वो यहाँ भी है तो फ्लोट ही कर रहा है और यहाँ भी आ जाएगा तो फ्लोट ही करेगा। तो यहाँ भी उसको बैलेंस करना है और यहाँ भी बैलेंस करना है। तो यहाँ बैलेंस करने के लिए जो लिक्विड डिस्प्लेस होगा, यहाँ भी उसको बैलेंस करने के लिए उतना ही लिक्विड डिस्प्लेस होगा। तो फिर वाटर लेवल में कोई चेंज नहीं आएगा। तो आई होप कंसेप्चुअली आप ज़्यादा अच्छे से ध्यान रखेंगे कि अगर ये भारी है तो लेवल डाउन हो जाएगा और अगर ये हल्का है या छोटा है तो फिर लेवल में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक और प्रॉब्लम इसके साथ आती है कि अगर किसी बॉक्स के अंदर एक हैवी मास बॉडी एम्बेडेड है या किसी आइस के अंदर ये एम्बेडेड है और ये आइस मेल्ट कर जाता है, तो आपको पता है जब आइस की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम है तो ये हैवी मास बॉडी आइस के साथ फ्लोट कर रहा था। जब ये फ्लोट कर रहा होगा तो इसको बैलेंस करना पड़ा होगा वाटर को, तो इसने भारी ऑब्जेक्ट को बैलेंस करने के लिए वाटर डिस्प्लेस ज़्यादा हो रही होगी। जैसे ही आइस मेल्ट कर जाएगा ये डूब जाएगा, डूबेगा तो जिम्मेदारी कम होगी, यानी डिस्प्लेसमेंट भी वाटर का कम होगा।
समझ गए, कॉन्सेप्चुअल बातचीत, यानी इसमें भी वाटर लेवल डाउन होगा, और अगर इसकी डेंसिटी कम है तो लेवल मेंटेन रहेगा। तो इस तरीके के जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उसमें आप कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं, अदरवाइज़ आप मैथमेटिक्स भी लगा सकते हैं, चॉइस आपकी है। तो आई होप कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल वाली बात समझ आई। सो ओवरऑल इस वीडियो में देखा जाए तो मैंने प्रेशर से शुरू किया, फ्लूइड का प्रेशर, रैंडमनेस की वजह से लगने वाला, वेट की वजह से लगने वाला प्रेशर जो कि रो जी एच है, गॉज प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में जाना, मर्करी बैरोमीटर समझा, उसके साथ साथ में हम लोगों ने यूट्यूब मैनोमीटर समझा गैस का प्रेशर निकालने के लिए, और पास्कल लॉ के बाद आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ा जहां हमने डिफरेंट रिलेशन समझे, कुछ क्वेश्चंस भी करे, और अभी लास्ट में आपने वोटरस्टोन प्रॉब्लम को भी समझा। तो आई होप कि आपने फ्लूइड स्टैटिक्स को एंजॉय किया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं फ्लूइड डायनेमिक्स को डिस्कस करूंगा आपसे, जिसमें हम लोग स्ट्रीमलाइन फ्लो, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, साथ में बर्नौलीज प्रिंसिपल और उसकी एप्लीकेशन समझेंगे, और स्पीड ऑफ फ्लक्स, वेंचुरीमीटर, विस्कोसिटी, और उससे जुड़े हुए स्टोक्स लॉ, टर्मिनल वेलोसिटी, रेनॉल्ड्स नंबर, क्रिटिकल वेलोसिटी, और उसके बाद सरफेस टेंशन का पूरा पार्ट करेंगे। तो मिलते हैं, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में छोटे से ब्रेक के बाद। थैंक यू।